दोस्तों नमस्कार। राजनीति में एक पुरानी कहावत है कि जब कोई नेता आपके सामने वाले से मिलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी कीमत गिरने वाली है। और यही खेल इस समय अमित शाह खेल रहे हैं। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं जो अभी तक बीजेपी की सबसे मजबूत बैसाखी माने जाते थे। दूसरी तरफ अचानक अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय से मुलाकात कर ली है और मुलाकात भी ऐसी वैसी नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक से ठीक एक दिन पहले चेन्नई में पूरे प्रोटोकॉल के साथ जब बैठक हुई महाबलिपुर में, तो अमित शाह का स्वागत कौन कर रहा था? थलपति विजय। और वहां बैठे चंद्रबाबू नायडू को अमित शाह ने मुड़कर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। ये तस्वीर अपने आप में एक हजार शब्दों की कहानी कह रही है। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो सीधे सीधे चंद्रबाबू नायडू को दिया गया कि सुनिए साहब, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर आप हमारे ऊपर दबाव बनाते रहेंगे, अगर आप छात्रों के प्रदर्शन में विपक्ष के साथ खड़े होते रहेंगे, तो हमारे पास भी विकल्प है। आप हमारे साथ नहीं तो कोई और सही। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय हैं, कल इनके साथ भी बात हो सकती है, परसों किसी और के साथ भी। यही अमित शाह की अगली रणनीति है। और इस रणनीति ने आज दिल्ली से लेकर के हैदराबाद तक हलचल मचा दी है। पूरा मतलब क्या है? ये मीटिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्यों नायडू के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है? इसे विस्तार से समझेंगे। बात शुरू होती है दोस्तों पिछले महीने से, जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चरम पर था। उस समय जब पूरा देश सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, चंद्रबाबू नायडू ने भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई थी। उन्होंने कहा था कि साहब, हालात को बेहतर तरीके से संभालिए, इस तरह से बच्चों पर लाठी चलाना ठीक नहीं है। ये बयान अपने आप में बहुत छोटा था, लेकिन बीजेपी के लिए एक चेतावनी थी कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और उसके बाद बीजेपी को समझ आया कि अब सिर्फ बहुमत बनाए रखना ही असली लड़ाई नहीं है। परिसीमन बिल जैसे बड़े प्रस्ताव तो दूर की बात है, अपने ही सांसदों को एक साथ रखना मुश्किल हो रहा था। इसी बीच नायडू ने एक और दांव खेल दिया था। उनका बेटा नारा लोकेश, जो आंध्र प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, वहां भी छात्रों के प्रदर्शन का सामना कर रहा है। नायडू ने अपनी बेचैनी छुपाई नहीं। वो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों की बैठक में जाने लगे, विपक्षी नेताओं से मिलने लगे और अंदर ही अंदर बीजेपी पर दबाव बनाने लगी कि अब मेरी बात सुनो, वरना मैं भी अपने रास्ते जा सकता हूं। और यहीं पर बीजेपी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा हुआ है। क्या नायडू के इस दबाव के सामने झुक जाएं या फिर उन्हें बताएं कि तुम्हारे बिना भी हमारा काम चल जाएगा? बीजेपी ने दूसरा रास्ता चुना और यहीं से अमित शाह के चाणक्य वाले खेल की शुरुआत हुई। सबसे पहले खबरें आई कि बीजेपी डीएमके से बातचीत कर रही है। वही डीएमके जिसके पास 22 लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा को मिलाकर के 30 सांसद हैं और तमिलनाडु में 59 विधायक है। कहा गया कि डीएमके को मंत्रिमंडल में जगह देने का ऑफर तक दिया गया है। अब सोचिए, जो पार्टी हमेशा से डीएमके को कोसती रही, जो पार्टी स्टालिन को हर बात के लिए निशाना बनाती रही, अचानक उसी डीएमके के दरवाजे पर पहुंच गई। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये उस मजबूरी का इजहार है जो अंदर ही अंदर बीजेपी को खा रही है। लेकिन डीएमके वाला रास्ता आसान नहीं था। स्टालिन को बीजेपी से नफरत सी है। वो सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार पर हमले करते हैं और तमिलनाडु में उनकी अपनी छवि केंद्र के खिलाफ खड़े होने वाले नेता की है। तो डीएमके के साथ जाना उनकी अपनी छवि खराब करना है। इसीलिए बीजेपी ने प्लान बी निकाला और वो प्लान बी है थलपति विजय। थलपति विजय पहले फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार थे, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तमिलगा वेत्री कड़गम, और अब वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने पहले सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं आएंगे, बीजेपी हमारी वैचारिक दुश्मन है। लेकिन राजनीति में कब कौन किसका दुश्मन बना रहे और कब दोस्त बन जाए, ये कोई नहीं जानता। कल तक जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आज वही एक साथ मंच पर हैं। यही राजनीति की खूबसूरती है। अगर इसे खूबसूरती कहा जा सकता है तो है। तो जब अमित शाह चेन्नई पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने विजय से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीरें खुद अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उसके अगले ही दिन जब दक्षिणी क्षत्रिय परिषद की बैठक हुई तो वहां का माहौल पूरी तरह बदला हुआ था। विजय अमित शाह के साथ, नायडू एक कोने में। जो नायडू पिछले 2 सालों से बीजेपी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते रहे थे, वो अचानक साइडलाइन हो गए। ये तस्वीरें राजनीति के जानकारों के लिए बहुत कुछ कह गई। यही तो अमित शाह की असली ताकत है। वो सिर्फ मीटिंग नहीं करते, वो संदेश देते हैं। हर मुलाकात के पीछे एक रणनीति होती है, हर तस्वीर के पीछे एक इशारा होता है और नायडू को ये इशारा साफ मिल गया है कि अगर तुम अपनी सीमा से बाहर जाओगे तो तुम्हारे बिना भी काम चल जाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच है।
बीजेपी को भी पता है कि विजय के साथ जाना उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। विजय की अपनी विचारधारा है, अपनी शर्तें हैं और तमिलनाडु में उनकी अपनी छवि एक स्वतंत्र नेता की है। वो बीजेपी के दबाव में आसानी से नहीं आएंगे, इसीलिए ये पूरी मुलाकात असल में विजय को अपने साथ लाने से ज़्यादा नायडू को डराने की कोशिश है। एक तीर से दो निशाने, नायडू को संदेश भी चला गया और विजय के साथ रिश्ते भी बेहतर हो गए। दूसरी तरफ बीजेपी की दक्षिण भारत की रणनीति भी बदलती दिख रही है। AIADMK के साथ पहले से गठबंधन है। अब अगर विजय भी किसी तरह जुड़ जाए तो तमिलनाडु में मजबूत स्थिति बन सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि विजय ने खुद कई बार कहा है कि वो AIADMK के साथ भी नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ भी नहीं जाएंगे। तो ये पूरा खेल कहाँ तक पहुँचेगा ये अभी कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तय है, नायडू के लिए अब हर दिन एक नई परीक्षा है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ा दी है। जंतर मंतर पर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए एक 5 सदस्यों की हाई पावर कमेटी बना दी गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस R सुभाष रेड्डी अध्यक्ष हैं। बाकी सदस्य हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस शैलेंद्र कौर, CBI के पूर्व निर्देशक ऋषि कुमार शुक्ल और मेघालय के पूर्व DGP LR विश्नोई। यानी कमेटी में न्यायिक अनुभव भी है, प्रशासनिक अनुभव भी है और पुलिस का अनुभव भी है। ये कमेटी क्या क्या जांच करेगी ये जानना ज़रूरी है। पहला, पैलेट गन, बिजली वाली लाठियां, बिना चेतावनी छोड़े गए आंसू गैस के गोले और ज़रूरत से ज़्यादा बल के प्रयोग के आरोप की जांच। दूसरा, भीड़ को नियंत्रित करते समय पुलिसकर्मी वर्दी में क्यों नहीं थे, इसकी जांच। तीसरा, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ जो हिंसा, उत्पीड़न और छेड़छाड़ हुई उसकी जांच। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और निजता के उल्लंघन की जांच, यानी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का जो सिस्टम लगाया गया था उसकी सच्चाई सामने आएगी। पांचवा, प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस पर किए गए हमलों की भी जांच। छठा, सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान का आकलन। और सातवां, घायलों को कितनी जल्दी इलाज मिला, कितनी आर्थिक मदद दी गई, इसकी भी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सबसे पहले महिलाओं के खिलाफ हिंसा और गंभीर चोटों की रिपोर्ट सौंपी जाए और जांच पारदर्शी हो। इसके लिए पुलिस को भी CCTV फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस लॉक कमेटी को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए ये सुविधा भी दी गई है कि वो अपनी पहचान छुपाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इसका असली मतलब बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट आएगी वो सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि उन आदेश देने वालों पर भी सवाल उठेगी। और अगर रिपोर्ट में साफ हो गया कि ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग हुआ तो अमित शाह के इस्तीफे की मांग और तेज हो जाएगी। ये वो तलवार है जो इस समय बीजेपी के सिर पर लटक रही है। कमेटी कब रिपोर्ट देगी, क्या कहेगी, ये सब आने वाले महीनों में साफ होगा, लेकिन तब तक बीजेपी को इस अनिश्चितता के साथ जीना है। अब देखिए बीजेपी की स्थिति कैसी हो गई है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन जो अब पूरे देश में फैल गया है, बिहार में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, हर जगह छात्र सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ किसान, मजदूर, महिलाएं सब अपने अपने मुद्दों को लेकर के सक्रिय हैं। तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की तलवार, चौथी तरफ चंद्रबाबू नायडू का दबाव, पांचवी तरफ विपक्ष का लगातार हमला और छठी तरफ अपनी ही पार्टी के अंदर से उठती आवाजें। इतने सारे मोर्चे एक साथ खुले हुए हैं कि किसे संभालो और किसे छोड़ें ये तय करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए बीजेपी अब हर तरफ हाथ पैर मार रही है। कभी DMK के पास जाती है, कभी विजय से मिलती है, कभी नायडू को मनाती है, कभी उन्हें डराती है। यही पूरा खेल एक बहुत बड़ी बेचैनी को दिखाता है, एक ऐसी बेचैनी जो पिछले 12.5 सालों में शायद पहली बार देखने को मिल रही है। मॉनसून सत्र में क्या हुआ ये भी देखने वाली बात है। बीजेपी ने पहले दावा किया था कि परिसीमन बिल इसी सत्र में पास करा लिया जाएगा, 2/3 बहुमत जुटा लिया जाएगा, लेकिन असल में हुआ क्या? मॉनसून सत्र में अमित शाह एक दिन भी सदन नहीं गए बहस में हिस्सा लेने। परिसीमन बिल की तो बात ही छोड़िए, अपना खुद का बहुमत बचाने में ही सरकार लगी रही। पूरा सत्र हंगामे में डूब गया और असली मुद्दों पर बहस नहीं हो पाई है। ये अपने आप में सरकार की कमजोरी दिखाता है। जब आपका अपना मंत्री सदन में जवाब देने से बच रहा है, जब आपका मुख्य कानून बनाने वाला मंच सिर्फ हंगामे में डूबा हुआ है, जब आपके सहयोगी दल आपसे नाराज दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि ज़मीन दरक रही है। इस पूरी कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अमित शाह को हमेशा बीजेपी का चाणक्य कहा जाता रहा है। उनके पास हर स्थिति के लिए एक प्लान होता है, प्लान A, प्लान B, प्लान C और कभी कभी प्लान D भी। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सारे प्लान एक साथ फेल हो रहे हैं। प्लान A था कि बहुमत के साथ अपने बिल पास कराए जाएं, वो फेल हुआ। प्लान B था कि विपक्ष को दबाव में लाया जाए, वो भी काम नहीं आया। प्लान C था कि सहयोगियों को खुश रखा जाए, वो भी हिलता दिख रहा है। और अब प्लान D में
डीएमके और विजय जैसे विरोधी की तरफ हाथ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये सारे प्लान असल में एक बात दिखा रहे हैं, बीजेपी अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। जब आप हर तरफ हाथ मारते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने बल पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और जनता ये देख रही है। अब आते हैं नायडू के भविष्य पर। नायडू के सामने अभी दो ही रास्ते हैं। पहला, वो बीजेपी की हर बात मान लें, अपनी शर्तें भूल जाएं और चुपचाप संगठन में बने रहें। लेकिन ऐसा करने पर आंध्र प्रदेश में उनकी छवि खराब होगी, वहाँ छात्र आंदोलन का सामना करना पड़ेगा और उनके बेटे नारा लोकेश पर भी दबाव बढ़ेगा। दूसरा रास्ता, वो एनडीए से बाहर निकल जाएं और अपनी सरकार बचाएं और स्वतंत्र होकर के काम करें। लेकिन ऐसा करने पर केंद्र से मिलने वाले पैकेज बंद हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के लिए घोषित परियोजनाएं अटक सकती है और उनकी अपनी स्थिति भी कमजोर हो सकती है। दोनों रास्ते मुश्किल हैं और नायडू पुराने खिलाड़ी हैं, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह अमित शाह ने अब विजय से मुलाकात करके संदेश दिया है, उसके बाद नायडू के लिए हर दिन एक नई चुनौती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर सच में नायडू निकल जाते हैं तो क्या बीजेपी के 20 वो सांसद जो पश्चिम बंगाल से टीएमसी छोड़ करके आए हैं, वो नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? नंबरों की गणित तो कहती है कि हाँ कर पाएंगे, लेकिन राजनीतिक सिर्फ नंबर नहीं है। जब एक बड़ा सहयोगी छोड़ता है तो एक संदेश जाता है और वो संदेश दूसरे सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर करता है। कल को नीतीश कुमार भी सोच सकते हैं, बाकी छोटे सहयोगी भी सोच सकते हैं। यही असली खतरा है जो बीजेपी के सामने है और इसी वजह से अमित शाह इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ये सब कहीं बेकाबू न हो जाए। एक और दिलचस्प बात यह है कि दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति हमेशा से कमज़ोर रही है। हिंदी बेल्ट में जितनी मजबूत बीजेपी है उतनी ही कमज़ोर वो दक्षिण में है। तमिलनाडु में तो लगभग शून्य है, केरल में भी कोई खास मजबूती नहीं है, कर्नाटक में भी सत्ता खो चुकी है, आंध्र प्रदेश में सिर्फ नायडू के सहारे टिकी है, तेलंगाना में भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं। ऐसे में अगर आंध्र प्रदेश से भी नायडू निकल गए तो पूरा दक्षिण भारत बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा शून्य बन जाएगा और इसी शून्य को भरने के लिए बीजेपी अब हर जगह विकल्प खोज रही है, चाहे वो विजय हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे कोई और छोटी पार्टियां हों। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि दक्षिण में पैर जमाना ज़रूरी है। लेकिन बीजेपी को एक बात समझनी होगी, दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत से बहुत अलग है। यहाँ भावनाओं का खेल कम होता है, यहाँ क्षेत्रीय पहचान का महत्व ज़्यादा होता है, यहाँ हिंदी हिंदू का नारा नहीं चलता। इसीलिए दक्षिण में कोई भी संगठन उतनी आसानी से नहीं बनता जितना उत्तर में बनता है। और यही वजह है कि विजय जैसे नेता जो शुरू में विरोध करते हैं वो कब मान जाएंगे कहना मुश्किल है। हो सकता है कभी न माने, हो सकता है ये पूरी बातचीत सिर्फ एक दिखावा हो, सिर्फ नायडू को डराने के लिए हो। लेकिन दिखावा भी अगर इतना ज़ोरदार है कि नायडू को हिला रहा है तो असली बात कितनी बड़ी होगी सोचिए। इस सब के बीच एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है छात्र आंदोलन। जब जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था तो लगा था कि ये दिल्ली तक ही रहेगा, लेकिन आज ये पूरे देश में फैल गया है और हर जगह छात्रों की मांग एक ही है, नौकरी दो, पेपर लीक बंद करो, शिक्षा सुधारो। ये मांगे ऐसी है कि इन्हें दबाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई छात्र है, हर परिवार में कोई ना कोई युवा है जो नौकरी की तलाश में है। जब पूरे देश के परिवार एक साथ नाराज होते हैं तो सत्ता चाहे कितनी भी मजबूत हो हिलती ज़रूर है। और यही वो असली दबाव है जिसके कारण सारे राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं। नायडू ने भी छात्रों के प्रति समर्थन दिखाया, बीजेपी परेशान हो गई। स्टालिन ने भी दिखाया, बीजेपी और परेशान हो गई। विजय की भी सहानुभूति छात्रों के साथ है और यही वजह है कि बीजेपी अब उनके साथ भी बातचीत कर रही है। यानी छात्र आंदोलन ने सारे राजनीतिक समीकरणों को हिला करके रख दिया है। आगे क्या होगा यह भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन कुछ बातें साफ है। पहली, बीजेपी अब पहले जैसी मजबूत नहीं है। दूसरी, नायडू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। तीसरी, अमित शाह हर तरफ हाथ पैर मार रहे हैं। चौथी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है। पांचवी, छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इन सब के बीच अगर कहीं एक भी कड़ी टूटी तो पूरा तंत्र लड़खड़ा सकता है और यही सबसे बड़ा डर है जो इस समय बीजेपी को खा रहा है। अमित शाह का विजय से मिलना एक चतुर चाल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चाल असल में मजबूरी की चाल है, ताकत की नहीं। जब आप अपने पुराने सहयोगी को धमकाने के लिए विरोधी से मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आप कमज़ोर हैं। मजबूत लोग सहयोगियों को मनाते हैं, कमज़ोर लोग धमकाते हैं। और आज बीजेपी की स्थिति यह है कि वो अपने सबसे बड़े सहयोगी को धमकाने पर मजबूर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है। कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति सबसे ज़्यादा फायदे में है और वो है थलपति विजय। उन्हें बीजेपी ने खुद इतनी अहमियत दे दी है कि अब उनकी पार्टी की कीमत बढ़ गई है। कल तक जो विजय एक नई पार्टी के मुखिया थे, आज वो केंद्र सरकार के गृह मंत्री की पहली मुलाकात के हकदार बन गए हैं। ये बदलाव उनकी राजनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और उन्हें ये अच्छी तरह पता है कि
इस स्थिति का कैसा फ़ायदा उठाना है, यही राजनीति का खेल है। जब बड़े लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो बीच में खड़े छोटे लोग बड़े बन जाते हैं, और आज दक्षिण भारत में यही हो रहा है। नायडू, स्टैलिन, विजय, ये सब एक नए राजनीतिक समीकरण के केंद्र में हैं और इनके फैसले तय करेंगे कि 2027 और 2029 में क्या होगा। दिल्ली में बैठे मोदी और शाह अब सिर्फ रणनीति बना सकते हैं, फैसले तो ज़मीन पर बैठे इन नेताओं को ही लेने हैं। यही वो बदलाव है जो पिछले 12.5 सालों में पहली बार देखने को मिल रहा है। सत्ता का केंद्र दिल्ली से खिसक करके राज्यों की तरफ बढ़ रहा है, और यही बदलाव भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या नायडू सच में एनडीए छोड़ेंगे? क्या विजय बीजेपी के साथ आ सकते हैं? क्या अमित शाह का ये दाव कामयाब होगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।